मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। ललित जी, सबसे पहले तो ये बताइए, हल्द्वानी जो शहर है वो फुटिल का एरिया है। यहाँ पर लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जा रही है। अभी हमने देखा कि दमोह में करीब 400 घरों में देवखड़ी नाले का मलबा घुस गया और अभी भी लोग वहाँ परेशान हैं। क्या कुछ कहेंगे, अगर जो स्थिति बन रही है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और लोग आप में भविष्य का एक मेयर हल्द्वानी का रूप में आपको देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपके प्लान इस तरह की जो स्थिति बन जाती है हल्द्वानी में, उसे लेकर एक मेयर के तौर पर आपका क्या विजन है और क्या आप जनता से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, दरअसल वो देवखड़ी नाला के लिए नहीं, वो एक आम पानी नाला ऐसा बताया गया, ऊपर एक है, और वो आज नहीं, वो दशकों से विराजमान है। हर साल सारे नगर निगम को भी पता, आज नगर निगम का एरिया ब्रॉड हो चुका है। नगर निगम में माननीय प्रधानमंत्री 100 करोड़ 2100 करोड़ रुपए दे करके रखे गए, 2100 करोड़ रुपए दे करके गए, 100 करोड़, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने उसकी बड़ी वाहवाही लूटी थी। आज मेरा प्रश्न ये है कि इससे पहले देवखड़ी नाले में एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई थी, तो हर समय वो नाला आकर के हर साल, मतलब रिकॉर्डेड है कि साहब वो हर साल उसने आना है, हर साल उसने तबाही हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2100 करोड़ रुपए अगर था, वास्तव में आ गया है, तो कभी नगर निगम में 10 साल नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, सरकार 7 साल से ज्यादा उनकी हो गई, कभी लोगों ने ये कोशिश करी कि इसका एक सर्वे करा करके इसका एक फाइनल इलाज करें? कभी करी? कभी नहीं करी। आज जो अधिकारीगण वहां जा करके, मेरे को तो ये मजाक सा लगता है, वो 2-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनको पहुंचा दे रहे, लोगों के खेतों के खेत तबाह हो गए। एक मिश्रा जी थे, मैं देख रहा था, उनकी पूरी बस जो है पत्थरों और मिट्टी के गारे से गड़ गई। लोगों के कारों के, वहां पर एक खाती जी है, उनकी गाड़ी में जो है पूरा पानी घुसा, मैं देख रहा था। और माननीय जो सांसद महोदय, वो भी देख रहा था मैं एक फोटो में कि वो भी वहां आए हैं। क्या सांसद महोदय को पहली बार पता चल रहा है? उनको भी ये 6ठा साल होने जा रहा है सांसदी करे, इससे पहले वो राज्य के केंद्र के मंत्री भी थे। क्या कभी कोशिश की कि इस नाले का पूरा परमानेंटली इलाज कर दिया जाए? भाई, सत्ता ताकत उनके पास थी, मेरे या मेरी पार्टी के पास नहीं है 7.5 साल से ताकत कलम की। आप 10 साल आपके पास नगर निगम रहा, इतना पैसा आपके पास आया, सांसद आपके, सरकार आपकी, कभी आपने कोशिश करी इसका परमानेंट इलाज करें? 2-3 हजार रुपए देकर करके मैं कहता हूं, मैंने कल भी इस बात को कहा, दोबारा रिपीट करता हूं, कोई भी सरकारी अधिकारी आ जाए, किसी भी खेत का मलबा 2-3 हजार में निकाल करके दिखा दे, 1 बीघे का भी निकाल के दिखा दे, एकड़ों तबाह हो गई वहां, है ना, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर देना, अखबारों में फोटो छपवा देना, बयान दे देना कि इनका ऐसा होगा वैसा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यथार्थ के धरातल पर जाकर के उसका परमानेंट इलाज किया जाए। और अगर आपके पास पैसा है, अब सड़क चौड़ीकरण की बात मैं देख रहा था, पूरे हल्द्वानी के जो पेड़ थे, मतलब वो कहें जो एक तरीके से गहना था, ऑर्नामेंट्स थे, वो सारे गहने पेड़ के रूप में शहर के उखाड़ के, उजाड़ के, काट के फेंक दिए, क्योंकि अधिकारी को यही सूट करता था। उनको यह सूट नहीं करता था कि वो मेहनत कर करके अपने ऑफिस में से बाहर निकल करके जाएं, देखें, सर्वे कराएं और एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें जो नैनीताल और भीमताल और पहाड़ को, पूरे कुमाऊं को की पहाड़ी की ओर जाए, एक वैकल्पिक मार्ग। वो उनसे नहीं हो सका। निरीह पेड़ों को जो सालों 50 सालों से जो खड़े थे, आपने उठा के उनको काट दिया कि साहब हम सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं। मैं आप पूछता हूँ, रानी बाग तक तुमने सड़क चौड़ीकरण कर दिया? अरे भाई, शहर में पला बड़ा हूं, रानी बाग तक तुमने चौड़ीकरण कर दिया, खूब पैसे दबा करके आपने डाल दिए उसमें। रानी बाग से ऊपर अगर आप देखेंगे, कोई अंधा भी देख लेगा, जो आपको जो गुलाब घाटी का मोड़ है, उसमें 2 गाड़ी बमुश्किल निकल पाती है, और वही कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। पूरा कुमाऊं में यहाँ से राशन से लेकर करके रक्षा सुरक्षा की चीजें जाती हैं। कभी उस बारे में सोचा? खाना पूर्ति आप कर रहे हैं, बिल्कुल शहर के अंदर पेड़ काट दिए और अपनी पीठ थपथपा दी। जाम बदस्तूर वहीं रहेगा, आने दीजिए पर्यटन सीजन। फिर एक बारिश में हल्द्वानी की असली सूरत निकल करके आ जाती है, और वो हल्द्वानी जो नगर महापालिका बन चुका है। मतलब हैरत होती है मुझे कि नगर महापालिका का दर्जा जिस हल्द्वानी को मिला, वहां पर रोज जो है सुदूर जैसा पहाड़ों में होता है, रोज नाले बहते हैं, रोज लोग मरते हैं, लोगों की संपत्तियों का नाश होता है, यही चलते आ रहा है। आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं खोजेंगे। कोई कहे मुझसे, कोई बताए कि कल अधिकारियों ने दौरा किया, सांसद ने दौरा किया, पूर्व मेयर वहां पर दौरा कर रहे थे, उन सबसे एक प्रश्न पूछने चाहिए, भाई तुमने करा क्या है?
हमसे अगर आप पूछते हैं, अगर हम कहीं पर बैठे होते तो इतना तो जरूर था कि सॉल्यूशन करते तो पूरा हमेशा के लिए उसका सॉल्यूशन करते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत कहना है। ये पैसे आकर कर करके पैसों की बंदरबाट कर करके थोड़े जो 10-15 किलोमीटर के स्ट्रेच में बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके अकेले ठीक है, वो भी ठीक है, सिर्फ अकेले कर करके उस पैसे को थोप रहे हैं आप। जनता के हित में वो पैसा आज भी 10% भी यूज नहीं हो, और इसमें सब दोषी हैं, वो भी सरकार भी दोषी है, अधिकारी भी दोषी। ललित जी, ये बताइए, अभी उत्तराखंड की जो तमाम नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, वो प्रशासक के हवाले हैं, यानी कि डीएम उनमें कामकाज देख रहे हैं पिछले 8 महीने से। ऐसे में उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है वो लगातार धामी सरकार को फटकार लगा रही है कि आप तय समय पर नगर निगम के जो चुनाव हैं वो कीजिए, लेकिन हर बार जो धामी की सरकार है, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार, वो लगातार कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। ऐसे में अभी जो नई हलचल हुई वो है कि 25 अक्टूबर तक जो है नगर निगम के चुनाव करा लिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में कहा है। ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, क्या इस बार फिर जनता के साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या वास्तव में चुनाव होंगे, या फिर एक बार जनता को एक झुंझुना हाथ में थमा दिया जाएगा और चुनाव फिर आगे बढ़ जाएंगे? देखिए, जो घबराया और डरा हुआ आदमी होता है ना, जैसे चुनाव का डर इसमें भारतीय जनता पार्टी को है, तो वो जब न्यायपालिका की जहां तक बात आती है तो वो अनाप शनाप एफिडेविट देना ये उनका रोज का काम है। ये कोई राज्य सरकार का अकेले की नहीं है। जो केंद्र सरकार बैठी है आज के दिन में, इन दोनों सरकारों को हिंदुस्तान भर का, उत्तराखंड नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान भर का जो नागरिक है हमारा, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास, उनकी सरकार पूरा विश्वास खो चुकी है। आज भी लोगों के दिमाग में एफिडेविट जरूर दे दिया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव होंगे कोर्ट में, लेकिन आज भी मैं संशय में हूं। उसका कारण बताता हूं। देखिए, आज के दिन में निर्वाचन आयोग का शीर्षस्थ अधिकारी इनके पास मौजूद नहीं है। उसकी नियुक्ति का जो काम है कहीं ना कहीं वो सरकार की सहमति था, 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से होता है। सरकार ने आज तक कभी जद्दोजहद नहीं उठाई कि तमाम उसका शीर्षस्थ अधिकारी उसमें रखे। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अल्मोड़ा और तमाम जगह पर परिसीमन होना है, नई महापालिकाओं की घोषणा सरकार ने कर दी है। ये कहीं ना कहीं मुझे संशय ये देता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। बड़ी इस सारी कवायद को देख करके मुझे लगता है कि हार का जो डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, वो बाहर निकल नहीं रहा। देखो, हरियाणा में हारने जा रहे हैं, आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में हारने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में हारने जा रहे हैं। उसी हार का मैं आपको उसमें एक चीज और ऐड करता हूं। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव घोषित हो गए। आज 3 दिन पहले निर्वाचन जो आयुक्त हैं देश के, वो घोषणा करते हैं कि हम 2 स्टेट्स में चुनाव कर रहे हैं, और उसके साथ वो बहाना देते हैं कि भाई देखो, हमारे पास इतनी बल जो है नहीं है, संख्या बल नहीं है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, मतलब मैं किसी प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री है उस पद को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में मोदी जी की लफाजी इतनी हाई हो चुकी है कि अब विश्वास नहीं होता उनकी किसी बात। एक प्रधानमंत्री देश का, वो कुछ भी, वो 3 दिन पहले वो बोलते हैं कि पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। 3 दिन बाद देश का चुनाव आयोग तो 2 जगह पर जो है घोषणा कर देता है, और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में खूब सरकारी मशीनरी थोपने का जो है समय मिल जाए, और फिर जब पूरा टाइम मिले उनको महाराष्ट्र में सरकारी मशीनरी थोपने का, कि किसी भी तरह येन केन प्रकार ऋण किसी भी तरह हमारी सीट ज्यादा से ज्यादा आ जाए, जबकि वो जीतने की स्थिति दोनों जगह नहीं है। तो ये प्रश्न जो है प्रधानमंत्री को भी जाता है कि वो इस बात का जरूर खुलासा करे। एक तरफ तो आप कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होंगे, और दूसरी तरफ आपका चुनाव आयोग अगले दिन जो है चुनाव की घोषणा कर देते हैं। तो ये जो इलू इलू हो रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कहता है लेकिन बाएं हाथ से जो है देश का जो निर्वाचन आयोग 2 जगह पर घोषणा कर देता है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा टाइम मिले। तो ये सब इलू इलू हो रहा है। देश के अंदर जो घट रहा है, इस देश ने बहुत देख लिया है। 10 साल के अंदर इस देश ने जो देखा, नोटबंदी इस देश ने देखी, इस देश ने 15 लाख जैसी घोषणाएं देखी, इस देश ने जीएसटी का लगने के बाद लोगों का कुछ किसी तरह से, देश में मेरे ख्याल से आजादी के बाद सबसे बड़ा पैदल पलायन देखा होगा कोरोना काल के अंदर। किस तरीके से मिस हैंडलिंग कोरोना काल के अंदर हुई, सब चीज कोई भूले नहीं है। आज देश में, वो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, कहीं पर भी बच्चियां सेफ नहीं है।
एक अंकिता भंडारी हत्याकांड 2 साल से भी ज्यादा हो गया। आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें मिलकर करके अग्निवीर जैसी योजनाएं मिलकर करके युवाओं को पूरी तरीके से झकझोर करके युवाओं के पास उनके पास कोई भविष्य की योजना नहीं, विशेष तौर पर हमारे उत्तराखंड के युवाओं के पास, इनके लिए आर्मी बहुत बड़ा एक मौका होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो सब तरह से जब इनको ये पता चल रहा है कि हम आज के दिन में अपने पुराने कर्मों की वजह से जीत की स्थिति में नहीं है, तो ये चुनाव को बढ़ाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। अब डंडा जरूर लग गया है, हाईकोर्ट का डंडा जरूर लगा है, लेकिन फिर भी मैं आपको साफ बोल रहा हूं, फिर भी ये कोई ना कोई पेंच डाल करके या खुद डालेंगे पेंच, या फिर चुनाव आयोग से कोई ना कोई पेंच दिलवा करके इस चुनाव को खिसकाने के मूड में रहेंगे। और इसमें अकेले धामी चीज नहीं, इसमें तो ऊपर से जो श्रीमान जी अमित शाह जो पूरे देश के इसमें माई बाप हैं वो, और श्रीमान मोदी जी जिनकी बात पर भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से इस देश की आजादी के बाद मेरे ख्याल से जितने झूठ देश के सर्वोच्च पद पे, कार्मिक पद पे, आधिकारिक पद पे जो बैठे हैं प्रधानमंत्री, जितने झूठ उन्होंने बोले होंगे ना, उसके सारे नेताओं ने मिला करके कभी पूरे जीवन काल में उतने झूठ नहीं बोले। तो ये अब उनकी बात का भरोसा नहीं, वही चुनाव का है। मुझे लगता नहीं तो इतनी जल्दी चुनाव करवा पाने की स्थिति में है, या करवाएंगे भी तो कुछ न कुछ झोल झाल रहेगा। ललित जी, आज उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र है मानसून का, वो भी शुरू हो गया है, पहला दिन आज है। आपने राज्य निर्माण के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। आप ये बता दीजिए कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आज गैरसैंण को बनाया गया है, राज्य के लोगों की मंशा थी कि उसे स्थायी राजधानी बनाया जाए गैरसैंण को। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ साथ तमाम जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर भी लगातार जो धामी सरकार सवालों के घेरे में रहती है। आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि विधानसभा से जनता के हित में कोई ऐसे फैसले आएंगे या कोई ऐसे विधेयक पास होंगे जिनको लेकर जनता आस लगा सकती है? मैं आपको साफ बताऊं, ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, जो 7 साल से चल रही है, इससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। डबल इंजन यानी कि आप जनता को ये बरगला रहे हैं कि साहब हमारे केंद्र में भी है, बहुत योजनाएं यहाँ आएंगी, बहुत पैसे आएंगे। गिरबान पे झांक करके देख लें, खाना पूर्ति के लिए गैरसैंण में खाना पूर्ति के लिए सभाएं की जा रही हैं, बस खाना पूर्ति के लिए। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सिर्फ अगर आप विधानसभा को छोड़ करके बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। और ये सारे कर्म जो है इसमें अधिकारी जो विशेष तौर पर जो उत्तराखंड के बाहर के अधिकारी जो सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने आए, इसमें आते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अधिकारी अच्छे भी हैं, लेकिन वो उन सबका रोल है जो कि आज तक इस 24 साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी इस राज्य को स्थायी, मतलब सुदूर पहाड़ों में एक राजधानी नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना मर्म होगा इन अधिकारियों का, इन नेताओं का जुड़ा हुआ हमारे पहाड़ से, जिस वजह से राज्य बना था। हमारी भौगोलिक परिस्थिति को देखकर राज्य बना था ना, तो सारी की सारी जो सुविधाजनक चीजें वो तो आपने अपने में कर ली, वो तो आप देहरादून में लेकर करके बैठे हो, कोई मतलब ही नहीं है आपको किसी चीज से। आप कह रहे हो हमने वहां गैरसैंण में जो है राजधानी बना दी, और नाम मात्र के लिए हमने वहां पर जो है, अरे आपको परमानेंट राजधानी बनानी चाहिए। उसे पहाड़ में चढ़ाइए इन अधिकारियों को, जिन्होंने वहां पर ऊषा सोसाइटी में बड़े बड़े पूर्व अधिकारियों ने वहां पर बड़े बड़े अपने बंगले बनाए हुए हैं, उनको दिखाइए पहाड़ क्या है, जिस पहाड़ की सर्विस करने के लिए वहां आए हैं। 5-5 लाख रुपए में एक IAS अफसर बैठता है इस राज्य के अंदर। मैं सब IAS अफसर की बात नहीं कहता हूं, अधिकांश जो है अधिकारीगण, चाहे IAS लेवल को, चाहे उसके नीचे लेवल के हैं, अधिकांश जिनका इस स्टेट से कोई सारोकार नहीं है, वो लोग आकर के मस्तीखोरी करते हैं। नहीं तो अदरवाइज 24 साल के अंदर गिरबान पे झांक रहे दूसरे को देश देने के बाद 24 साल के भीतर तुम एक राजधानी बनाओ, स्थायी राजधानी इस स्टेट की तय नहीं कर पाया। दुखद भी है और बड़ा शर्मनाक भी मेरी नजर।